अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाली अकाउंट्स केस की आज बहुत अहम समाअत हुई। 24 दिसंबर की समाअत के बाद आज तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा फैसला आएगा। अदालत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हवाले से कोई बड़ा फैसला सुना देगी, JIT की सिफारिश कबूल कर लेगी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ रेफरेंसेस के हवाले से कोई हुक्म दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर सख्त बरहम दिखाई दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 172 अफराद के नाम ECL पर डालने पर बरहमी का इजहार करते हुए वफाकी काबीना को आइंदा इजलास में फैसले पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने JIT रिपोर्ट से मुताल्लिक मीडिया पर तबसरों से गुरेज की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में आज जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर बरहमी का इजहार किया और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को भी तलब किया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, 172 अफराद के नाम ECL में डालना क्या कोई आम बात है? कल को आपका नाम भी ECL में डाल दिया जाए, चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाल दिया जाए, ये काम किसने किया है? इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस मामले को देख लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम खुद इस मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL में कैसे डाल सकते हैं? मुझे सारे मामले पर हैरत हुई है। कैसे नाम ECL में डाले गए? वफाकी हुकूमत इसकी कैसे वजाहत देगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने जवाब गुजारों को JIT रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का कहा, हुकूमत ने उनके नाम ECL में डाल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कहा कि यह शहरियों की आज़ादी का मामला है, क्या ऐसे ही नाम उठाकर ECL में डाल दिए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ECL में नाम डालने की समरी 26 दिसंबर को मौसूल हुई। JIT के सरबराह ने वजारत दाखिला को खत लिखा जिसमें अदालत उज़्मा का जिक्र किया। इस मौके पर अदालत में मौजूद JIT सरबराह एहसान सादिक ने कहा कि वो खत लिखने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खत में सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा क्यों किया? क्या ECL में नाम डालने की वजूहात बताई गई हैं? इन सवालों के जवाब में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JIT ने ECL में नाम डालने की वजूहात भी फराहम की और काबीना ने इन वजूहात का जायजा लेकर नाम ECL में डाले। JIT सरबराह के खत पर हुकूमत ने अमल किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यह तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए काबीना फौरी तौर पर नाम ECL में डाले, इसीलिए काबीना ने नाम ECL में डालने की फौरी मंजूरी दे दी। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT ने एक चिट्ठी लिख दी तो किसी ने उस पर जहन इस्तेमाल नहीं किया। JIT कोई सहीफा आसमानी नहीं। ECL पर नाम डालना एक दाग है, बगैर देखे नाम ECL पर डाले जा रहे हैं। सारी काबीना और वुकला JIT रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। काबीना का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस ने कहा कि 172 अफराद के साथ अपने वजीर आला का नाम भी ECL में डाल दें। सबसे पहले उस्मान बुज़दार का नाम ECL में डाल देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कहा कि मुराद अली शाह सूबे के वजीर आला हैं, उनका एहतराम होना चाहिए था। JIT की सिफारिश थी तो अदालती हुक्म का इंतजार कर लेते। अदालत हैरत ज़दा है, अटॉर्नी जनरल के भाई का नाम JIT रिपोर्ट में कैसे आया? अदालत को इस बात पर भी तशवीश है कि हुकूमत ने वजीर आला सिंध और दीगर के नाम ECL पर क्यों डाले। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि 172 अफराद के नाम ECL में डालने के मामले को काबीना में ले जाकर नजरसानी करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को होना था, मगर वजीर आजम पाकिस्तान में नहीं होंगे, इसलिए काबीना का इजलास इस जुमेरात को नहीं हो रहा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगला जो भी इजलास हो उसमें ECL लिस्ट का दोबारा जायजा लिया जाए और इस दौरान वजीर आला सिंध ने अगर कहीं जाना है तो हमें दरख्वास्त दे दें, देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने यकीन दहानी कराई कि अदालती अहकामात के मुताबिक वफाकी काबीना में ECL का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आज चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत गवर्नर राज और सिंध हुकूमत गिराने की खबरों से मुताल्लिक भी रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने JIT रिपोर्ट की ताहाल तौसीक नहीं की। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये गवर्नर राज की क्या बातें हो रही हैं? किसी ने गवर्नर राज लगाया तो 1 मिनट लगेगा उसको उड़ाने में। खबरदार, किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया
चीफ जस्टिस ने शहरियार आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर वजीर दाखिला, जाकर अपने बड़ों को बता दें मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा। हमने तो उस वक्त भी जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जब थ्रेट्स थी। आपकी काबीना के अराकीन टीवी पर बैठकर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान फारूक एच नाइक बतौर वकील आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की तरफ से पेश नहीं हुए। इस हवाले से लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से फारूक एच नाइक अब पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया है। GIT ने फारूक एच नाइक को भी मुल्जिम बना दिया है, इसलिए उन्होंने केस में पेश होने से मुआतरत कर ली है। लेकिन चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक की पेश ना होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि ना तकब्बुर से बात करेंगे ना ही ना इंसाफी करेंगे। यहां सिर्फ इंसाफ होगा, किसी के साथ गलती या ना इंसाफी नहीं होने देंगे। फारूक एच नाइक को अदालत आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने लतीफ खोसा से कहा कि आप मौक्किल को भी बता दें कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। इसके साथ ही अदालत ने फारूक एच नाइक को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की नुमाइंदगी जारी रखने का हुक्म दिया और हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने GIT के नकात लीक होने और मीडिया पर GIT रिपोर्ट पर तबसरों का भी नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या रिपोर्ट के मंदरजात कैसे लीक हो गए, जिस पर GIT सरबराह ने बताया कि हमारे सेक्रेटेरिएट से कोई चीज लीक नहीं हुई, मीडिया ने सुनी सुनाई बातों पर खबरें चलाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत के नोटिस में आया है कि मीडिया ने GIT रिपोर्ट पर तबसरा किया। अदालत जायजा लेगी कि मीडिया प्रोग्राम अदालती फैसले के खिलाफ तो नहीं। अदालत ने फैसला दे रखा है कि ज़ेरे समाअत मुकदमात पर कोई तबसरा या तज्जिया नहीं किया जा सकता। ऐसा तज्जिया या तबसरा नहीं किया जा सकता जिससे मुल्जिम के शफाफ ट्रायल का हक मुतासिर हो। पेमरा रिपोर्ट के बाद अदालत देखेगी कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुकदमे के हवाले से हुकूमत और दूसरी तरफ के लोग कमेंट करने से गुरेज करें। अगर किसी का कमेंट पकड़ लिया तो कार्रवाई होगी। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि यह कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। हम अपने ज़मीर के मुताबिक और मामलात सामने आने पर ये कर रहे हैं। दोनों फरीकैन राय देते वक्त एहतियात करें, यह बात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि वो अदालत को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कोई वजीर इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेगा और अदालती हुक्म से पहले के बयानात पर अदालत से मुआज़रत चाहता हूँ। अहम केस की अहम समाअत अब आइंदा पीर को होगी और इस एक हफ्ते में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। इस हवाले से इन दोनों के क्या जवाब सामने आते हैं ये अहम होगा। आज के दिन के हवाले से ये तवक्कात थी कि ये पीपल्स पार्टी की अलग क़यादत के लिए भारी साबित होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की जल्दबाजियों की वजह से ये दिन तहरीक इंसाफ के लिए भारी साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जल्दबाजी ने एहतसाब के पूरे अमल को मुश्तबा बना दिया और GIT रिपोर्ट सामने आते ही तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का इंतजार किए बगैर ही सिंध में तब्दीली की बातें शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने गवर्नर राज की बात की तो किसी रहनुमा ने सिंध में तब्दीली का दावा किया। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा किया गया। यह तक कहा गया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। इन सब बयानात के बाद यह तासुर उभरा कि हुकूमत GIT रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर सिंध में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुतहर्रिक दिखाई दिए। अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें हुई, राब्ते किए गए, वजीर आजम का गवर्नर सिंध से राब्ता हुआ और फिर अचानक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौरा कराची का ऐलान हुआ, मगर यह दौरा नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई और रिमार्क्स के बाद वजीर इत्तलात ने सिंध का दौरा मनसूख कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी हुकूमत का तख्ता उलटने की बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से यह तासुर उभरा, इसलिए वजीर आजम से मुशावरत के बाद उन्होंने सिंध का दौरा मुलतवी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आला तब्दील कर दे। उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटने की बात नहीं की, मगर जुमे को हमारे ही प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने सिंध असेंबली खुर्रम जमान ने दावा किया था कि यह दीवार पर लिखा है कि करप्ट हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। आपको किसने कहा है कि 30 सीटों के साथ आप 99 सीटों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटा के सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं? नाउ इट्स रिटन ऑन द वॉल। जब दुनिया भर में आप देखेंगे जब हुकूमती नुमाइंदे परफॉर्मेंस के बजाय अगर करप्शन के अंदर लग जाते हैं तो तख्ता तो उनका उलटता ही है।
और बिल्कुल गवर्नर साहब तो सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो डेफिनेटली सियासी बात करूंगा। और तख्ता तो इनका ये खुद ही उलट रहे हैं। असेंबली में लिखा हुआ यह है कि 99 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के आई है, 30 सीटें हैं पीटीआई की, एमक्यूएम को, जीडीए को, तहरीक लब्बैक को, एमएमए को भी मिला रहे तो 68 बनती हैं, 85 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, 17 कम है। पीपल्स पार्टी में क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे आप? दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। देखिए शाहजेब, हमारे पास इस वक्त जो मेजॉरिटी मौजूद है वो है मेरे ख्याल से 64। ऑल टुगेदर हमें 18 या 20 सीटों की जरूरत है। 20 से 22 एमपीज इनके वो हैं जो हमारे साथ राब्ते में और इस परेशानी के आलम में हैं कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं इनका पीछे क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है सिंध में? मैंने आपसे बताया ना कि हम तैयारी नहीं कर रहे, इनकी तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी थी, मगर अब तहरीक इंसाफ इस बात से पीछे हट रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सिंध में जोड़ तोड़ की कोशिशें भी जारी रखी। इस हवाले से सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का इजलास भी हुआ। इस इजलास के बाद सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने जियो न्यूज से बात करते हुए गवर्नर राज को आइन के मुताबिक करार दिया और कहा कि ये भी एक ऑप्शन है। आइन के अंदर आर्टिकल 232 से लेके 236 तक में मुख्तलिफ सिनेरियोज डिफाइन किए गए जिसमें गवर्नर राज रखता है, जिसमें आर्टिकल 235 जो है आइन का वो बड़ी क्लियरली स्पेल आउट करता है कि अगर फाइनेंशियल इनअप्रोप्रिएटनेस नजर आए हुकूमत वक्त को और मुल्क का मुस्तकबिल या किसी सूबे का मुस्तकबिल फाइनेंशियली जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, ये जो ऑप्शंस है। मगर अब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गवर्नर राज लगा तो 1 मिनट में उड़ा देंगे, तो तहरीक इंसाफ इस बात से भी पीछे हट गई है। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने घोटकी में जीडीए के रहनुमा सरदार अली महर से मुलाकातें की। इसके अलावा एमक्यूएम से भी राब्ते किए गए और इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी ने कराची आना था मगर वो नहीं आए। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत की तब्दीली की बातें तो कर रही है, मगर खुद तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत के पास मामूली अक्सरियत है। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी इजाजत दें तो वो 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। अगर सदर जरदारी इजाजत दे, हमें सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी अकेले तो ये काम कर नहीं सकती, नून लीग के साथ कर सकती है। तो आज के प्रोग्राम में नून लीग से पूछेंगे कि वो इस हवाले से किस हद तक तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं। और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इमरान खान से उनकी क्या बात हुई, वो कराची क्या करने आ रहे थे, नहीं आए, तो क्या चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स के बाद नहीं आए तहरीक इंसाफ, इसलिए सारे मामले से पीछे हटी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत ने दावे किए थे वो इरादे तर्क कर दिए हैं आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद, या मामला ही कुछ और था। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची आना था, मुलाकातें करनी थी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा क़यासराइयाँ हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग हुई और फवाद चौधरी नहीं आए। हमें फवाद चौधरी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं कराची से नहीं, इस्लामाबाद से। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, जाहिर है आपकी सिंध की क़यादत ने, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने गवर्नर राज की का इशारा दिया, फिर खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि नंबर हमारे पूरे हैं, इतने लोग हम पीपल्स पार्टी से रब्ता कर रहे हैं। और जब आपके आने की बात आई तो वैसे ही आपने खुद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, फिर आप नहीं आए। ये सुप्रीम कोर्ट की आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके बाद नहीं आए, उसकी वजह से नहीं आए? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका नज़रिया जो है वो एक लिहाज से दुरुस्त है और उसमें बिल्कुल सही बात है कि तासुर ये लग रहा था कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये तासुर लगा कि गोया वफाकी हुकूमत इस JIT की जो रिपोर्ट है उसको इस्तेमाल करेगी सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए। ये कतई तौर पे हमारा इरादा नहीं था और ना है। हम चाहते हैं कि ये जो मुकदमात हैं ये अपने मेरिट के ऊपर चलें, मेरिट के ऊपर उसका फ़ैसला हो और इसको हम एक सियासी उसमें नहीं देखना चाहते। जो सियासत भी हम बात करते हैं मुराद अली शाह साहब की तब्दीली की, वो भी उसकी भी बुनियाद हमारी कोई आप समझिए कि उसमें ये कोई सियासी फ़ायदे के ऊपर नहीं है, वो हमारी एक अखलाकी बात है। हम ये समझते हैं कि जब मुराद अली शाह साहब के ऊपर फॉर्मलाइज हो गए हैं
चार्जेस और JIT ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उनको हट जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी से ही बेशक आप किसी और शख्स को अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लें। तो ये तासुर, यकीनी तौर पे आपका तासुर ठीक है कि उसके बाद ये तब्दीली है। तो जैसा ये जो आपने कहा कि अब इंट्रा पार्टी ही तब्दीली आ जाए, यानी पीपल्स पार्टी ही, तो ये सिंध क़यादत को भी बता दिया है। और आज आपकी इमरान खान साहब से जो 3 मुलाकातें हुई वो भी इसी तनाजुर में हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई ये हमने सिंध हुकूमत नहीं हटानी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनानी है, वरना उससे पहले क्या ये इरादे हो रहे थे? देखिए, बात यह है कि जो सिंध के अंदर एक जाहिर है कि गर्मा गर्मी आती है जब इस तरह की एक JIT रिपोर्ट आए जिसमें अरबहा रुपया जो पता चले कि साइफन अवे हो गया है, तो उसके बाद जाहिर है कि एक वहाँ पर डिबेट होनी ज़रूरी थी। लेकिन जो हमारा बुनियादी मकसद ये नहीं था और ना है कि हम इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे सियासी फ़ायदे के लिए। हम समझते हैं कि जो सिंध की जो हमारी मकामी क़यादत है उसकी एक पॉलिटिक्स है, वो मकामी पॉलिटिक्स है और उस मकामी पॉलिटिक्स की अपनी एक अहमियत है। उसके तनाजुर में उन्होंने जो बातें की हैं वो जाहिर है कि उनकी अपनी बातों में वज़न है और जो ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे MPA जो हैं वो उनका राब्ता बहाल हुआ है, उनका राब्ता हुआ है हमारी क़यादत से और ख़ुद मुझसे भी, और कुछ इस किस्म की एक मूव चाहते हैं वो। लेकिन हमें उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब ख़ुद अपना इखलाकी दबाव महसूस करेंगे और ओहदे से अलहदा हो जाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन तो ज़ाहिर है हमेशा आपके सामने होंगी। मतलब अगर आप कराची आते तो फिर उन रहनुमाओं से मुलाकातें भी करते, या फिर कुछ जो सिंध की क़यादत का एजेंडा था हुकूमत बनाने का तहरीक इंसाफ की सिंध में, उसको ही आगे बढ़ाते अगर आप आते? देखिए, जो सिंध में आने का जो मकसद था वो तो ज़ाहिर है कि जो अपनी हमारी एक इत्तेहादी है, हमारी जो क़यादत है उसको एतमाद में लेना था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते थे कि जो हमारी वहाँ की क़यादत है उसको वफाक की तरफ से एक ये पैगाम जाना चाहिए कि ये जो सिंध की जो JIT है ये है क्या, और इससे जो सिंध के अवाम को ज़ाहिर है नुकसान पहुँचा। सिंध के पैसा जिस तरीके से सिंध के बजाय दुबई और लंदन में ख़र्च किया गया, उसके ऊपर उनकी जो ओपिनियन है, उसके ऊपर उनकी जो एक मुद्दा है, उनकी जो दलील है वो भी सुनी जाए और अपना मामला भी उनके सामने रखा जाए। और इसके बाद ये एक ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक हिकमत अमली है वो रहती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर मुराद अली शाह साहब अपने ओहदे से अलहदा नहीं हुए तो यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी को वहाँ पर सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? मुराद अली शाह साहब ने और पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो क्लियर कर दिया कि उनको भरपूर एतमाद है मुराद अली शाह पर। किस किस्म की मुश्किलात होंगी, क्या करेंगे आप लोग? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ तक मेरा ख्याल है वो MPA नहीं है। जो MPAs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध असम्बली के, ये फ़ैसला उन्होंने करना है और सिंध के अवाम ने उनको मुंतखब किया है। उनकी पहली वफ़ादारी जो है वो अपने अवाम के साथ होनी चाहिए, अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए, उसके बाद ही उनकी वफ़ादारी अपनी पार्टी के साथ है। तो ज़ाहिर है कि जो भी लोग जो इस लूट मार में का हिस्सादार नहीं है वो क्यों बिलावल भुट्टो साहब के साथ या मुराद अली शाह के साथ या ज़रदारी साहब के साथ खड़े होंगे। यकीनी तौर पर उनमें एक ऑल्टरनेटिव, एक मुतबादल सोच जो है वो पाई जाती है और हमें उम्मीद है कि ये सोच जो मुतबादल सोच है ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सिंध के अवाम भी इस चीज़ को गौर से देख रहे हैं। मगर मसला ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक और बात की है और वो है वफाक में आपकी हुकूमत गिराने की। अब यहाँ तो आप कह रहे हैं कि सिंध में बहुत सारे लोग हैं जो नाला होंगे पीपल्स पार्टी से और वो मामला होगा। ये पिछले दौर में भी बहुत ज़्यादा बातें हुई। शेख रशीद साहब तो नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत अरसे से बातें कर रहे हैं, वो भी नहीं बना। मगर आपकी हुकूमत तो सिंपल मेजॉरिटी पर नहीं खड़ी है, इत्तेहादियों पर खड़ी है, पंजाब में भी और मरकज में भी। पीपल्स पार्टी अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर खड़ी है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर काउंटर धमकी दे रहे हैं तो आपकी हुकूमतें नहीं खतरे में पड़ सकती? देखिए, हर चीज़ का एक तो होती है कि एक तो स्टेटमेंट की हद तक बात है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मारूजी हालात होते हैं। जो भी सीरियस एनालिस्ट हैं वो देख रहे हैं और उनको मालूम है कि वफाकी हुकूमत की और PTI की हुकूमत की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है। जमहूरियत में जो असल स्ट्रेंथ है वो आपकी मॉरल स्ट्रेंथ होती है और नंबर्स आपके उसके बाद आते हैं। सब देख रहे हैं कि हमारी मॉरल स्ट्रेंथ क्या है और इस
वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है उसकी मॉरल स्ट्रेंथ क्या है। सो मेरा ये ख्याल है कि ये तो जो तज्जिया निगार हैं वो खुद देख सकते हैं कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, मगर इलेक्शन से पहले जो आपने कैंपेन बिल्डिंग की थी इमरान खान साहब ने, वो भी इसी बात पे की थी कि पीपल्स पार्टी की कोई मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, कोई काम नहीं किया इन्होंने, और 2013 के मुकाबले में ज़्यादा सीटें लेके आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कराची में स्वीप कर गए आप, सिंध में कुछ नहीं कर पाए, इंटीरियर सिंध में आप, और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सीटें हैं वो 2013 से ज़्यादा हैं, तो मॉरल स्ट्रेंथ और कैसे ड्रॉ करेगी? 4 महीने तो हुए इलेक्शन को। जो मामला था ना पिछले इलेक्शंस में, जो लोग सिंध के पॉलिटिक्स को बड़े गौर से देखते हैं, जो लोग समझते हैं, उनमें यकीनन आप भी शामिल हैं, उनको मालूम है कि सिंध के इलेक्शंस किस माहौल में हुए थे। उनको मालूम है कि किस तरीके से एक जाल बुना गया था बदमाशी का, गुंडागर्दी का, डर का, खौफ का, और वो आलम था जिसमें इंतखाबात हुए थे। जो आज़ादियाँ अब आवाम को मैसर हैं उस वक्त मैसर नहीं थी, और अब अगर इलेक्शंस हुए तो जरदारी साहब के लिए तो अपनी सीटें जीत पाना भी मुश्किल होगा। तो जाए कि वो बाकी सीटें जीत सके, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आप पर लगाते हैं। इंटीरियर सिंध में GDA बनी, उन्होंने चैलेंज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जीती है। कराची में अगर पीपल्स पार्टी हार गई और आप लोग जीत गए तो इंटीरियर सिंध में ऐसा क्या था कि GDA वो काम नहीं कर पाई, वरना कराची में भी पीपल्स पार्टी जीत जाती अगर इतना ही खौफ हिरास में और पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती इलेक्शन जीतना। तो इल्ज़ाम तो आप पर लगाते हैं वो सारे के सारे, आप उन पर लगा रहे हैं। देखें, ये दोबारा मैं ये कहूँगा, ये मेरे कहने की बात नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, ये जो लोग भी तज्जिया कर रहे थे, जो लोग भी करीब से सारी नशस्तों के ऊपर और तमाम इलेक्शंस को देख रहे थे, वो बेहतर जज हैं, वो बेहतर बता सकते हैं किन हालात में इलेक्शंस हुए। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो खुसूसन इस GIT के बाद जो खुशरबा जो फैक्ट्स हैं जो सिंध के अवाम के सामने आए हैं, वो भी उसको देख रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि मेरा ये ख्याल है कि ये समझना और सोचना कि इन चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये मेरा ख्याल है कि अवाम इतनी बेवकूफ़। फौजी साहब, अब जाहिर है ये GIT है और अभी तक एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, और अगर कौम का पैसा लूटा गया है तो वो वापस आए, ये बड़ा लाजमी है, क्योंकि इस कौम ने अजमल पहाड़ी की 100 कत्लों वाली GIT भी देखी है, फिर अजमल पहाड़ी को रिहा होते हुए भी देखा है। इस कौम ने यह भी देखा है कि डॉक्टर आसिम ने दहशतगर्दों का अपने हॉस्पिटल में इलाज किया, ये GIT ने इल्ज़ाम लगाया, और फिर उस GIT के सारे हक़ाइक़ गलत साबित हुए, हमने अपने प्रोग्राम में रखे। 482 अरब रुपए की करप्शन का डॉक्टर आसिम पर इल्ज़ाम लगा, फिर वो केस आगे नहीं बढ़ सका। तो ये भी अभी इंक्वायरी रिपोर्ट ही है, कैसे मान लिया जाए कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, इस कौम का पैसा वापस आएगा और इन सबको सजा मिलेगी? फ़र्क है, जो इन्वेस्टिगेशन जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो ज़्यादातर ओरल इन्वेस्टिगेशन थी, यानी ज़ुबानी जो गवाहियाँ थी उनके ऊपर थी। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये तो तमाम के तमाम कागजात के ऊपर है, बैंक अकाउंट्स के ऊपर है, एक कड़ी दूसरे से मिलती है। ऐसे लगता है कि जैसे एक जंजीर है जो बुनी गई है, और इसकी जो एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ पर नीयत सही ना हो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। पहले भी कई नवाज शरीफ से जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस थे वो कुछ झूठे तो नहीं थे, लोग तो जानते हैं, लेकिन किस तरह वो उनमें जो है वो रिहा हुए, किस तरह से वो उनको NROs मिले, ये भी सबके सामने है। फ़र्क तो इमरान खान का है, फ़र्क बाकी तो पाकिस्तान वैसा के वैसा ही। फ़र्क सिर्फ यह है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के अंदर एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा है, और नए पाकिस्तान की बुनियाद ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। देखना यही है कि ये मामला आगे चलेगा तो कैसे चलेगा। मतलब साथ ये बताइएगा कि अब 172 नाम जो ECL पे डाले, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा नाला नज़र आई। आज चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए कि ये क्या किया है, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को डाल दिया है। हमें जो इब्तिदाई मालूमात मौसूल हुई थी वो ये थी कि वफाकी हुकूमत ने बाकी नाम तो डाल दिए थे, मगर मुराद अली शाह के नाम पर वो गौर कर रहे थे कि डाला जाए या ना डाला जाए ECL में, मगर उसके बाद वो नाम भी डाल दिया गया। बहुत नाराज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट, तो अब किस तरीके से रिव्यू करेंगे आप इस मामले को? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि कैबिनेट को भेजा है रिव्यू करने के लिए। देखिए, स्टैंडर्ड हमारा ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि जब भी NAB, FIA या JIT या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NAB को, हमें कैबिनेट को ये भेजती है कि ये फलाने लोग हैं, ये मतलूब हैं और शक है कि ये मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, तो कैबिनेट हम एज ए प्रिंसिपल उसको मंजूरी दे देते हैं। लेकिन ये जो मुराद अली शाह साहब का नाम है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उनको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। बुरा तो लगता है कि
चीफ मिनिस्टर है और उसका नाम ECL पे है। लेकिन आपको याद होगा कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में इसी तरह से स्पेशल प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ के ऊपर फरार हो गए और वापस नहीं आए। सो पाकिस्तान की एक तारीख है, उसको भी सामने रखना है। अब देखते हैं काबीना के सामने आएगा तो फिर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। फवाद साहब, जाहिर है अगर एक तारीख है ऐसी पाकिस्तान की कि वो फरार हो गए और वापस नहीं आए, और आप यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं मुराद अली शाह और दूसरे लीडरान पर, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर और आसिफ जरदारी पर, फरियाल तालपुर पर, तो परवेज़ खटक या फिर अलीम खान, जुल्फी बुखारी और जो आपके दूसरे रहनुमा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो मुल्क से भाग जाएं, वापस ना, ये भी तो हो सकता है, उन्हें भी डाल दें ECL में। बिल्कुल दुरुस्त है। और इसीलिए अगर आपको याद हो कि जुल्फी बुखारी का नाम जो था ECL के ऊपर आया, कैबिनेट ने रिमूव नहीं किया, वो अदालत में गए, अदालत से हुक्म लेके आए और उनका केस जो है वो रिमूव किया गया। जहाँ तक परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक, मगर वो आपके आने से पहले ECL में चला गया था, आपके आने के बाद आपके किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं गया। वो हुआ ये कि फिर एक स्पेशल प्रोविजन मिल गई थी, एक स्पेशल कॉल पे वो उभरा करके आ गए थे। मगर बाकियों का बता दें। एग्जैक्टली, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैंने आपको अर्ज ये किया कि अगर ECL पे चला गया तो हमने नहीं निकाला, उस वक्त तक नहीं निकाला जब तक अदालत से नहीं आ गया वो मामला। जहाँ तक महमूद खान साहब का ताल्लुक है, उनको बतौर गवाह बुलाया गया है, बतौर एक्यूज नहीं बुलाया गया। इसी तरीके से जो परवेज़ खटक साहब का मामला है, अगर नैब उनको कहेगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सवाबदीद है, अगर वो कैबिनेट को भेजेगी तो फिर ही कैबिनेट उस पर कोई फैसला करेगी। ये सवाल तो आप नैब से कर सकते हैं, हमसे तो नहीं। मगर ये आप कह रहे हैं, ये नैब ने नहीं कहा कि आपके चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को बतौर गवाह बुलाया गया था, मगर फिर उस पर सवाल उठता है ना, आपने हमारे एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर हमारी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी तो हम इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, मगर ये इदारे काम कर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चोरों को पकड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी पॉलिटिकल बैकिंग है। तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है, अपने रहनुमाओं के लिए नहीं है कि ये इदारे आपके रहनुमाओं को ECL में नहीं डाल पाते, दूसरों के लिए 172 नाम आपको भेज देते हैं और आप फौरन अप्रूव कर देते हैं। फ़र्क है ना, हमारे रहनुमा जो है वो 10-10 साल बिलियंस ऑफ रुपीज़ के ऊपर नहीं बैठे, इन लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च नहीं किए हुए उस तरह से। सो जो इनके ऊपर इल्ज़ामात है ज़्यादातर काउंटर ब्लास्ट है, और हमारी जो बैकिंग है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए है, चाहे वो हुकूमत के लोग हों चाहे अपोजिशन के लोग हों। सब फिर इदारों को खुद फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अगर ECL में डालने के लिए नज़र नहीं आ रहे और आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर इदारों पर ज़ाहिर सवाल उठता है अगर आप ये बात कह रहे हैं। मगर इस्तीफ़े की जो बात है उसमें भी तो मसला है। मुराद अली शाह का अभी मामला, एक इंक्वायरी रिपोर्ट है JIT जिस पर अदालत ने अपना फैसला नहीं दिया, उसे ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा, आप उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। फिर अलीम खान, परवेज़ खटक, आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला क्यों ना मुस्ताफ़ी हों, आतिफ खान साहब क्यों ना मुस्ताफ़ी हों? नहीं, इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी फॉर्मल जो बात है वो नहीं सामने आई, ना ही उनको फॉर्मली कोई इस तरह की चार्जशीट का सामना करना पड़ा है। जब बाबर अवान साहब के ऊपर ये रेफरेंस फाइल हुआ तो आपको याद है उन्होंने रिज़ाइन किया। इसके साथ आज़म सवाती साहब के ऊपर जब JIT की फाइंडिंग आई जो इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। सो हमने तो खुद ये प्रेसिडेंट सेट किए हैं और इसी प्रेसिडेंट के लिए ही तो हम कह रहे हैं कि वो रिज़ाइन करें। जब तक बाबर अवान के खिलाफ इंक्वायरी चलती रही, आप लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी में भी लिया, पुराना केस था और माशाल्लाह वो आगे भी बढ़े और पोर्टफोलियो में भी आए। ये तो रेफरेंस बना तो आपने उनको बरतरफ किया। JIT की रिपोर्ट आज़म सवाती के खिलाफ आपके दौर में आई, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने इस्तीफा दिया, मगर बाद में क्या कार्रवाई की तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ, एक पूरे खानदान के साथ ज्यादती करने पर, नहीं सामने आया। यही प्रेसिडेंट अगर आप कह रहे हैं कि जो कुछ इन दोनों के साथ हुआ वही ये करें मुराद अली शाह, तो वही काम अलीम खान क्यों ना करें? नहीं, पहली बात तो ये कि आपकी बात दुरुस्त नहीं है। जो JIT में फॉर्मलाइज हुए जब चार्जेस, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। हालांकि वो जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं वो तो हैं ही कुछ नहीं कि किसी की भैंस आ गई और भैंस के ऊपर झगड़ा हो गया और आपस में दोनों की सुलह भी हो चुकी है, कोई उसमें वो अब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिज़ाइन किया। प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया, IG इस्लामाबाद बदल दिया, जो है वो कर दिया, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया, जिस पर IG इस्लामाबाद नहीं बदला गया। मतलब आप ही के अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि IG फोन नहीं उठा रहा वजीर का, तो ये बात तो ठीक नहीं है। आप ही के अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये तो बात मैं अब भी कहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि IG कहे कि मैं चीफ फेडरल मिनिस्टर का फोन नहीं सुनता, ये तो मैं अब भी कह रहा हूँ। मगर फवाद साहब, JIT की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि IG ने आज़म सवाती का फोन सुना, उन्होंने आप लोगों को और वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया। बड़ा जुर्म है ये, IG हटवा दिया मिसगाइड करके।
नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईजी इस्लामाबाद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था उनकी ट्रांसफ़र से, और वो बात हम कई दफ़ा वाज़े कर चुके हैं। वो फिर बात और निकल जाएगी, आज़म सवाती साहब के ऊपर निकल जाएगी, उसके ऊपर आप पूरा सेगमेंट करिएगा। बहरहाल फ़िलहाल आप मेरे वर्ड्स लें कि जो इस्लामाबाद के आईजी की ट्रांसफ़र थी उसका कोई ताल्लुक नहीं था आज़म सवाती साहब की उस मामले से, लेकिन 2 वज़रा ने रिज़ाइन किया जब उनके ख़िलाफ़ फॉर्मलाइज हुए चार्ज। यहाँ पे जो JIT ने फॉर्मलाइज किए हैं चार्ज मुराद अली शाह साहब के ऊपर, लिहाजा उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। कैसे मुमकिन है कि वो एक तरफ जो है उनके जेल जाने के चांसेस हों? अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का भी तो हुक्म कर सकती है ना, तो क्या चीफ मिनिस्टर जेल में होंगे? जाहिर है उनको खुद भी कुछ जमहूरी रवायात हैं, कुछ बातें हैं जिनके ऊपर उन्हें भी अमल दरामद करना चाहिए, और उनको खुद भी तो अपनी कुछ इज्जत का ख्याल होना चाहिए और अपने सूबे की इज्जत का कुछ ख्याल होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट एक तो खुद कह रही है कि अभी हम रिपोर्ट का जायजा लेंगे, दूसरा उस JIT ने मुराद अली शाह पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए, मुराद अली शाह को बुलाया तक नहीं, जरदारी साहब को बुलाया, बिलावल को बुलाया, मुराद अली शाह साहब को बुलाया तक नहीं, उनसे बात तक नहीं की, उनसे सवाल जवाब भी नहीं किए। एक चीज जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम जायजा लेंगे, एक JIT जिसने मुराद अली शाह को बुलाया भी नहीं और उनके ऊपर इतनी सारी बातें कर दी हैं, उस पर आप चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। नून लीग ने ये प्रेसिडेंट सेट किए थे, बाद में भुगते हैं, आप भी सेट कर रहे हैं, बाद में भुगतेंगे? नहीं, हम तो पहले सेट कर चुके हैं। हमारे तो 2 फेडरल मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर चुके हैं, लिहाजा हम यही समझते हैं कि यही प्रेसिडेंट जो है वो मुराद अली शाह साहब को लगाना चाहिए और उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर हमारे पास जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं वो हम यूज़ करेंगे और मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला नहीं रह सकते। आपको नहीं लगता कि JIT को कम से कम इतने बड़े इल्जामात लगाने से पहले मुराद अली शाह को एक दफ़ा बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, पूछगछ करनी चाहिए थी, जैसे आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी से की है कि भाई आपने ये सारे काम कैसे किए हैं? जब उन पर इतने सारे इल्जामात लगाए गए हैं, आप लोगों ने उन्हें ECL पर डाल दिया है, अदालत के लिए जायजा लेंगे, आप एक वर्डिक्ट दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर सूबे के खिलाफ और उनको बुलाया भी नहीं गया, उनका वर्जन भी नहीं लिया गया। वर्जन आप दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, मुराद अली शाह साहब के पास दोबारा ऑप्शन है, वो आएँ और अपना वर्डिक्ट जो है वहाँ पर पेश कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है, कोई उनके वर्डिक्ट का तो कोई ज़ुबानी बात तो है नहीं है, ये तो हर चीज़ जो है वो कागज़ों के ऊपर है और यहाँ तो दस्तावेज़ात बोल रही हैं, कोई औरल एविडेंस तो है नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले कहा, यहाँ तो कड़ियों से जुड़ रही हैं, जंजीर की तरह की शहादतें हैं जो यहाँ पर उनके इर्द गिर्द जो है वो लपेटी जा रही हैं। सो अगर वो उनके पास कोई अपने डिफेंस में कोई कागजात हैं तो वो यकीनन पेश कर सकते हैं, अब भी उन्हें कौन रोक रहा है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। अभी फिलहाल इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कराची नहीं आए कि कहीं ये ना लगे कि सारी रिपोर्ट और JIT के मामले की वजह से जो सिंध हुकूमत है उसको हटाने की कोशिश हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बड़े सख्त रिमार्क्स इस हवाले से सामने आए थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद खबरों पर बात करें। याद रखो कि पाकिस्तान में जब भी मैंने कोई दावा किया है तो वो मैंने करके दिखाया है। पिछली दफा आपको मैंने कहा कि इनकी हुकूमतें मैं गिरा सकता हूं और आपने देखा कि वो हुकूमत गिरी। और इनके अपने बेजारी से वो जाती उमरा के तख्त से बेजार थे, उनको सिर्फ सियासी सोच की जरूरत थी, थोड़ी सी टेक की जरूरत थी, थोड़े से प्यार की जरूरत थी, इनके खौफ से उनको निकालना था। जैसे हमने उनको इनके खौफ से निकाला, उनने अपनी लीडरशिप खुद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इनसे बेहतर लीडर बने। साहब ये दावे कर रहे थे, पीछे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब खड़े थे, मगर गुज़िश्ता हफ्ते कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का, मगर पीपल्स पार्टी को ज़्यादा एहसास हो रहा है कि उनसे बड़ी गलती हुई है। हफ्ते को जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने एतराफ़ किया कि उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में जो कुछ किया गलत किया। उस वक्त कौन था बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में, आपको खुद पता है। चले मैं फिर इसको इस तरह कहता हूँ कि हमारी उस वक्त गलती थी कि हमने जो सिलेक्ट जिन्होंने इनको किया उनके साथ थोड़ा सा ताउन कर लिया। मतलब आप ये एतराफ़ करें कि उस वक्त गलती हुई है। एतराफ़ कर रहे हैं। नून लीग की बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी। एतराफ़ कर रहे हैं बिल्कुल। बलूचिस्तान में तब्दीली आने के बाद हुकूमत ने आज़ाद अराकीन सेनेट मुंतखब कराए और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने इन अराकीन की हिमायत की और फिर इस आज़ाद ग्रुप के सादिक सजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। इस इंतखाब का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी ने लिया और तहरीक इंसाफ ने भी लिया, मगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि उससे गलती हो गई है। पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने ही जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बात करते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर जो धब्बा लगा वो उसको धो देंगे। जल्द ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी।
आपकी पार्टी का रोल पीटीआई के रोल से किस हद तक मुख्तलिफ था? ये जो सेनेट की उसके लिए ख़रीदारी आप लोग कर रहे थे बलूचिस्तान में, इनके लोगों को तोड़ रहे थे, तो कोई आप नहीं समझते कि आज से कुछ अर्सा पहले तक आप भी कमोबेश फवाद चौधरी थे और जरदारी साहब भी कमोबेश इमरान खान थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत की बात करती है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगना भी ठीक नहीं है, जिसको मैं तस्लीम करता हूँ कि इस धब्बे को हम बहुत जल्द धो देंगे। चेयरमैन सेनेट किसी मुनासिब वक्त पर उनके खिलाफ अदम एतमाद हम ले आएंगे और ये धब्बा हम धो देंगे। संजरानी साहब के खिलाफ में बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पंजाब और मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा देंगे एक हफ्ते के अंदर अगर जरदारी साहब इशारा दें। मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। गलती का पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, दावे बहुत ज़्यादा कर रही है पीपल्स पार्टी, मगर ये सारे दावों पर अमल दरामद कर नहीं सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी मदद के बगैर। तो ये राब्ता हुआ अगर मरकज की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत या फिर चेयरमैन सेनेट को बदलने का, तो नून लीग तैयार होगी। देखिए, ये बात तो हकीकत है शाहजेब के इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये बहुत थिन मेजॉरिटी के ऊपर है, 4 या 6 अफराद की अक्सरियत है और इनकी सब उधार पे हुकूमत है। और किसी वक्त भी अगर अपोजिशन ने मिलकर फ़ैसला किया कि तब्दीली लानी है, तो मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, तो सारी 72 घंटे की या 3 या 4 दिनों में बाजी उलट सकती है। अलबत्ता अपोजिशन के अंदर ये भी एक सोच हमेशा रही है कि हम कोई कार्रवाई कबल अज़ वक्त ना करें जिससे कि इस हुकूमत को अपनी नाकामियाँ छुपाने का मौका मिले और ये हमारे ऊपर अपनी नाकामियों का मलबा गिरा दें। लिहाजा 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास मुतवक्के है और इस मौके पर तमाम अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी क़यादत मिलेगी और वो इस सूरत हाल का जायज़ा लेगी और जो भी कोई फ़ैसला किसी भी मौके पर किया जाएगा तो वो तमाम अपोजिशन जमातें फिर मिल के करेंगी। मतलब ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आपके अंदर ये सोच पाई जाती है? उस ज़माने में तो आप रज़ा रब्बानी को बनाने को तैयार थे, जरदारी साहब माने नहीं, फिर गलती का एहसास हो रहा है, तो आप संजरानी साहब को हटाने की हिमायत करेंगे? देखिए, हमने तो पीपल्स पार्टी को पहले भी ये कहा था कि आप अगर वाकई संजीदा हैं तो सेनेट के अंदर जो आपने एक वोट किया था बंदोबस्त के अंदर, उससे विदड्रॉ कीजिए और सेनेट में डेमोक्रेटिक तरीके से एक इंतखाब का रास्ता यकीनी बनाएं। तो इसलिए हम तो पहले ही ऑन रिकॉर्ड हैं, ये बात कह चुके हैं कि सेनेट के अंदर जो जमहूरी रवायत है उसके मुताबिक अपोजिशन के पास अक्सरियत है और अपोजिशन का ही चेयरमैन सेनेट के अंदर होना चाहिए। सब ये बताइएगा कि एक और मामला है, पीपल्स पार्टी जो अपनी सारी पोजीशंस बदल रही है, अपनी गलतियां मान रही है और उनको की तस्हीह करने की बात कर रही है। वो एक केस है जो कि जीआईटी का मामला हुआ है, मगर ये मामला तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू नहीं किया। आपकी हुकूमत के वजीर दाखिला चौधरी निसार क्या कह रहे थे, उन्होंने मीडिया पर ही आके बात की थी, आवाम के सामने मामला रखा था, वो जरा देखिए। एयर टिकट्स एक खास अकाउंट से, एयर टिकट बिलावल भुट्टो के भी उसी अकाउंट से जाते हैं और अयान अली के भी उसी अकाउंट से जाते हैं। इसके पीछे क्या माजरा है? सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एफआईए के नोटिस में हैं, बल्कि रिकॉर्ड पे हैं। सब तो फिर ये तहकीकात तो उस वक्त शुरू हुई, एफआईए तहकीकात कर रहा था, बाद में आप वजीर दाखिला बने, आपने भी करीब से मामला देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर जीआईटी बनी और ये सारा मामला हुआ। कैसे खड़े होंगे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? ये सब तो आपके दौर में शुरू हुआ था। देखिए, एक बात तो यह है कि माजी के अंदर भी तमाम इदारे मुख्तलिफ हुकूमतों में जो केसेस बने वो उनकी पैरवी करते रहे। ये एक इंडिपेंडेंट ट्रजेक्ट्री है और हमारी पार्टी ने और हमारी क़यादत ने हमेशा ये कहा है कि अगर हम कोई एहतसाब का सामना कर रहे हैं तो उससे कोई फ़रार नहीं चाहते। हम एहतसाब का मुकाबला भी करेंगे, सामना भी करेंगे, चूँकि हमें यकीन है कि हमारे हाथ साफ़ हैं और हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि एहतसाब के अंदर किसी किस्म का इंतकाम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर यकतरफा अमल नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस को क्योंकि आपने जरूर करीब से देखा होगा, चौधरी निसार चले गए थे, आप वजीर दाखिला बन गए थे, एफआईए आपके मातहत था, इस केस में दम था या नहीं था?
देखिए, उस वक्त जो मुझे आखिरी दफ़ा ब्रीफिंग में इस केस के बारे में FIA ने बताया था कि वो ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग थी और इसके ऊपर वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के तकाजे पूरे कर रहे थे, उसे क्लोज़ नहीं किया था। और जैसे आपको मालूम है कि अभी ये बाद में जो इंटरिम गवर्नमेंट आई गालबन उस दौर में इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया। आपने FIA से क्या कहा? पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद भी कह चुकी है कि वो तमाम केसेस को एक्सपेडाइट करें या गो स्लो करें? नहीं, मेरी तरफ से 2015 का प्रेशर है चौधरी निसार साहब का। देखिए, मैंने जो 8-10 महीने वजारत दाखिला में गुजारे हैं, ना किसी महकमे को ये हदायत दी है कि वो किसी केस को तेज़ करें, ना किसी महकमे को ये हदायत दी है कि वो किसी केस को क्लोज़ करें या आहिस्ता करें। जो इदारे हैं वो आज़ादाना तौर पे अपना काम करते थे और यही एक रियासत के अंदर आज़ादी इदारों के पास होती है। तो मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कह रही है कि हम जो भी GIT की रिपोर्ट है उसका अदालती अमल में सामना करेंगे और अपनी सफाई और अपना मौक़िफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद। हमें इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।